नंबर 9 कृषि एवं पशुपालन। सामान्य परिचय। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 55% जनसंख्या कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है और देश के संकल मूल्य सर्वधन वर्तमान मूल्य पर 2019-2020 से में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 17.8% है। यह एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन तथा वानिकी आदि को शामिल किया जाता है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि यह देश की लगभग आधी जनसंख्या भरण पोषण करती है तथा कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है जिनका राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित होती है, इसलिए इसे मानसून का जुआ कहा भी कहते हैं। देश में मृदा, जलवायु व कृषि पद्धति के अंतर होने के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न खाद्य एवं अखाद्य फसलों का उत्पादन होता है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 वर्गों खरीफ, रबी और जायद में बांटा गया है। नोट: भारत और चीन के बीच तुलनात्मक अध्ययन। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार भारत के पास 156.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जो इसके कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 47% है। चीन के पास 119.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जो उसके कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 12% है। भारत के पास चीन की तुलना में अधिक कृषि योग्य भूमि है क्योंकि इसमें मैदानी एवं नदी घाटियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है जो खेती हेतु उपयुक्त है। चीन में अधिक पहाड़ी तथा रेगिस्तानी क्षेत्र है जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। सिंचित क्षेत्र का अनुपात भारत में लगभग 48% और चीन में 40.41% है। इसका मतलब यह है कि चीन की तुलना में भारत में सिंचाई के तहत कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत अधिक। हालांकि चीन ने जल की कमी से निपटने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु सिंचाई के बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी जैसे बांध, नहर, पंप, स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिस्टम में अधिक निवेश किया है। भारत की सिंचाई के लिए वर्षा व भूजल पर बड़ी निर्भरता है जो परिवर्तनशीलता एवं कमी से प्रभावित है। भारतीय कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता चावल हेतु 2.4 टन और गेहूं के लिए 3 टन है, जबकि चीन में यह चावल हेतु 6.7 टन और गेहूं के लिए 5 टन है। खरीफ, रबी या जायद फसलें। खरीफ इसके अंतर्गत फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर-अक्टूबर में कटाई की जाती है। ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों के उत्पादक में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से लाभ होता है। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलें धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास इत्यादि। रबी की फसलों को अक्टूबर-नवंबर तक बोया जाता है तथा अप्रैल-मई तक काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें होती हैं। रबी की फसलों के उत्पाद में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। रबी की फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकने के लिए अधिक तापमान एवं शीघ्र प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई इत्यादि। जायद की फसलों को सामान्यतः रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। इस प्रकार जायद फसलों की मार्च में बुआई कर जून तक काट लिया जाता है। यह मुख्यतः ग्रीष्मकाल की फसलें होती हैं। जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, करेला आदि प्रमुख हैं। कृषि तंत्र। कृषि को एक प्रक्रम के रूप में देखा जा सकता है जिसमें मुख्यतः 3 चरण निवेश, प्रक्रिया एवं निर्गत शामिल है। प्रथम चरण में निवेश के तौर पर मशीनरी, बीज, उर्वरक, श्रमिक एवं भौतिक निवेश, सौर प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा ढाल आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा चरण प्रक्रिया के रूप में संपन्न किया जाता है जिसमें जुताई, बुआई, छिड़काव, सिंचाई, निगरानी और कटाई आदि आते हैं। तीसरे चरण में निर्गतों के अंतर्गत उपरोक्त दोनों चरणों से प्राप्त उत्पाद जिसमें फसल, ऊन, डेयरी उत्पाद, कुक्कुट उत्पाद शामिल है को लिया जाता है। प्रमुख कृषि विधियां। जीविकोपार्जी कृषि इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है और उपज का अधिकांश भाग कृषक अपने परिवार के सदस्यों की उदर पूर्ति के लिए प्रयोग करता है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरकता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। विश्व की
लगभग आधी जनसंख्या इसी कृषि पर निर्भर है। स्थानांतरित कृषि, यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है, अतः इसे कर्तन या दहन प्रणाली या पेड़ा पद्धति कहते हैं। कुछ वर्षों तक उस भूमि पर कृषि करने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप कृषक उस भूभाग को छोड़कर दूसरे भूभाग पर पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराता है। इस प्रकार कृषक समय समय पर कृषि करने के स्थान में परिवर्तन करता रहता है। कृषि की इस विधि से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में मुख्यतः असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश यह कृषि की जाती है तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के कुछ भागों में भी स्थानांतरित कृषि विधि को अपनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। राज्य क्षेत्र स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम: उत्तर पूर्वी राज्य झूम या झूमिंग कृषि, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दिप्पा, डाहिया या बेबर, ओडिशा पामाडाबी या कोमान या बिरगा, राजस्थान वात्रा, वारले या वालतरे, आंध्र प्रदेश पोडू या पेड़ा, मेघालय बोगमा, पश्चिमी घाट कुमारी, झारखंड कुरवा, हिमालय क्षेत्र खिल, मणिपुर पामलू, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दीपा। विस्तृत कृषि: इस कृषि विधि में बड़े आकार वाले जोतों पर बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है। इसमें मानव श्रम कम लगता है किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। इस विधि को अपनाने हेतु पूंजी की भी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में इस विधि द्वारा कृषि की जाती है। भारत में हरित क्रांति के पश्चात पंजाब व हरियाणा में विस्तृत कृषि पर बल दिया जाता है। वाणिज्यिक कृषि: इसमें कृषि निवेश लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग कर अत्यधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। उत्पादित फसलों को तथा पशुओं से प्राप्त उत्पाद यथा मांस, दूध आदि को बाजार में बेचा जाता है अथवा समस्त उपज का जीवन निर्वाह हेतु उपभोग नहीं किया जाता। यह विधि कृषि बाजार की मांग पर आधारित होती है। इस कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न है। उदाहरण स्वरूप हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, जबकि ओडिशा में जीविका फसल, बागाती रोपण कृषि इस प्रकार की बागानों तथा कृषि फार्मों पर की जाती है। इसमें विशिष्ट प्रकार की फसलों एवं या एकल फसलों जैसे रबर, नारियल, काजू, चाय, कॉफी, केला आदि का उत्पादन किया जाता है। इस विधि में उन्नत बीजों एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का इसे कृषक निवेश लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग कर अत्यधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। उत्पादित फसलों को तथा पशुओं से प्राप्त उत्पाद यथा मांस, दूध आदि को बाजार में बेचा जाता है अथवा समस्त उपज का जीवन निर्वाह हेतु उपभोग नहीं किया जाता। यह विधि कृषि बाजार की मांग पर आधारित है। इस कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न है। उदाहरण स्वरूप हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, जबकि ओडिशा विधि की उन्नत बीजों एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। यह भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है। रोपण कृषि अधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से व्यापक कृषि की जाती है। इससे पर्याप्त सारा उत्पाद उद्योगों में कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में औद्योगिक औषधियों और सुगंधित पौधों की भरमार है, जिसके कारण बड़ी संख्या में इसके रोपण पर ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार ने इसकी महत्ता को देखते हुए 9000 से अधिक पादप प्रजातियों की पहचान और दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें से लगभग 65 प्रजातियों की विश्व बाजार में जोरदार मांग है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में केले की नई प्रजाति की खोज की है। इस केले की प्रजाति का विशेष प्रकार हरे रंग का पुष्प तथा फल का गुच्छा सामान्य केले की प्रजाति से 3 गुना बड़ा है। इस नई प्रजाति के केले का पौधा लगभग 11 मीटर ऊंचा है, जबकि सामान्य केले का पौधा 3 से 4 मीटर ऊंचा होता है। इसके फल के अंदर का गुद्दा नारंगी रंग का होता है, जो खाने में स्वादिष्ट मीठा होता है। जैविक कृषि खेती करने की ऐसी पद्धति है जिसमें कृषक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषक दाता जैसे शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराइजा आदि का उपयोग करता है।
कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशकों के स्थान पर बायो पेस्टिसाइड जैव कीटनाशकों जैसे क्राइसोपा का उपयोग किया जाता है। गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मिश्रित फसल, अन्य पशु उपशिष्ट फसलों, अपशिष्ट फसलों एवं सब्जियों के अपशिष्ट आदि जैविक कृषि के अन्य तत्व। हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अंधाधुंध व असंतुलित प्रयोग से मनुष्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैविक कृषि पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। अध्यात्म है कि भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 शुरू की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं सहकारिता विभाग जैविक कृषि का संवर्धन कर रहे हैं। विश्व स्तर पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है तथा वृहद स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला विश्व में प्रथम देश क्यूबा है। जैविक कृषि के अवयव जैविक कृषि, हरे पत्तों के खाद, फसल का चक्रीकरण, जैविक प्रबंधन, पशुपालन, जैविक खाद, जैव उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट। जैविक कृषि के लाभ, जैविक कृषि के उत्पादित खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व अधिक होते हैं, अतः यह अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। स्थानीय पादपों एवं तत्वों पर निर्भर होने के कारण यह एक सस्ती कृषि पद्धति है इसमें कम निवेश पर अधिक लाभ मिलता है। जैविक कृषि पर्यावरण अनुकूल पद्धति है। इसमें मृदा की उर्वरा शक्ति के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के कारण इसके निर्यात को बढ़ावा मिलने से आय का सृजन होता है। जैविक उर्वरकों के उपयोग से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। वर्ष 2016 में लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक खेती कर सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक कृषि राज्य बन गया है। सीमाएं, कृषि उत्पादकता की दृष्टि से जैविक कृषि आधुनिक कृषि तकनीकों की अपेक्षा कम आंकी गई है। जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि बनाने में समय लगता है, जबकि रासायनिक उर्वरक सर्वसुलभ होते हैं। जैविक कृषि प्रणाली को लेकर कृषकों में जागरूकता का अभाव है एवं बेमौसम में सीमित वैकल्पिक उत्पादन चयन के कारण सीमांत तथा छोटे किसान इसे अपनाने से बचते हैं। जल कृषक जलीय जीवों के पालन, संवर्धन एवं उपभोग को जल कृषि कहते हैं। यह मत्स्य से भिन्न होती है क्योंकि इस कृषि के अंतर्गत नियंत्रण परिस्थितियों में जलीय जीवों का पालन एवं संवर्धन किया जाता है। यह कृषि समुद्र, नदी, झरना, तालाब आदि में की जा सकती थी। शैवाल कृषि, झींगा कृषि, मोतियों की खेती, शंख कृषि आदि इसके विभिन्न रूप हैं। नोट उभयचर प्रणाली अर्थात जल व थल दोनों पर निवास करते हैं। जीव में जैसे मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि को जल कृषि के सम्मिलित नहीं किया जा सकता। एक्वापॉनिक कृषि, इस नई कृषि तकनीक के अंतर्गत किसानों द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है। इसमें एक ही टैंक में मछली और पौधे एक साथ ही वृद्धि करते हैं। मछलियों के अपशिष्ट के कारण टैंक का पानी पोषक तत्वों के समृद्ध होता है, जिससे पौधों को पोषक मिलता है। पौधों को सहायता देने के लिए टैंकों के किनारे थर्मोकोल शीट जैसी सामग्री का उपयोग कर क्यारियाँ बनाई जाती हैं। इस तकनीक की पहल गुरुग्राम में किचन गार्डनिंग की अवधारणा के तहत की गई। हालांकि इस विधि से भूमि के अंदर उगने वाली फल और सब्जियां नहीं उगाई जा सकती। इस विधि में उर्वरकों की कोई आवश्यकता नहीं होती एवं पानी भी पारंपरिक कृषि की तुलना में कम उपयोग होता है। समुद्री शैवाल कृषि, शैवाल एवं समुद्री वनस्पति है जिसका उपयोग औषधि, व्यवसाय और भोजन के रूप में किया जाता है। भोजन में उपयोग किए जाने वाले समुद्री शैवाल विटामिन और खनिजों से समृद्ध होते हैं। कैलोरेला नामक शैवाल को कैबिन के हौज में उठाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन भारत में समुद्री शैवाल की कृषि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और क्षेत्रों में की जाती है। हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा अंडमान निकोबार प्रशासन को समुद्री शैवाल कृषि तकनीकी का हस्तांतरण किया गया है। भोजन के अलावा शैवाल का प्रयोग ईंधन की आपूर्ति, कैंसर का इलाज, उर्वरक एवं सौंदर्य प्रशासन सामग्री आदि में किया गया है। सहकारी कृषि, इस विधि के अंतर्गत किसान आपस में मिलकर व्यावसायिक संगठन बनाकर अपनी भूमि पर कृषि कार्य संपादित करते हैं। कृषि उत्पादन बाजार की मांग एवं स्वयं
की पूर्ति हेतु किया जाता है। सहकारी कृषि में वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो केवल कृषि मजदूर व भूमिहीन हैं। सहकारी कृषि से निर्यात को बढ़ावा मिलता है। भारत में आर्थिक कार्यक्रम समिति 1997 की अनुशंसा पर सहकारी कृषि को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था। संविदा कृषि के अंतर्गत कृषक एक समझौते के तहत किसी कंपनी के लिए उत्पादक कार्य करता है। यह पूर्व निर्धारित गुणवत्ता अपने उत्पादकों को संबंधित कंपनी को एक निश्चित समयावधि में उपलब्ध करवाता है। इस विधि में कृषक को कंपनी द्वारा नई तकनीक एवं उन्नत किस्म के बीज व उर्वरक एवं परिवहन की सुविधा मुहैया कराई जाती है। जैसे मैकडोनाल्ड कंपनी भारत के कई राज्यों अथवा हिमालय प्रदेश में से आलू की, छत्तीसगढ़ से पत्ता गोभी की आपूर्ति संविदा कृषि पद्धति के माध्यम से करता है। लघु कृषक बड़े खेत एक ऐसा कृषि मॉडल है जिससे लाखों लघु एवं सीमांत किसानों को आपूर्ति श्रृंखला में होने वाली विसंगतियों एवं सौदेबाजी की शक्ति की कमी के कारण होने वाली शक्ति को दूर करने के लिए लाया गया है। यह मॉडल सहभागी और लचीला है जिसके अंतर्गत किसी एक क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक स्वतः को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि कार्यों में समक्रमिक समकालन और संगति लाते हैं। शुष्क क्षेत्रीय भूमि कृषि सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक है। यह उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस तकनीक के अंतर्गत गहरी जुताई एवं वाष्पीकरण को कम करने के प्रयत्नों के साथ मिट्टी की नमी को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत भारत के लगभग 22% भाग समाहित है। इसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, विदर्भ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटक आदि राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण के वैज्ञानिक प्रबंधन से लेकर भूमि विकास, वृक्षारोपण, पशुधन विकास कार्यक्रम सम्मिलित हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित अखिल भारतीय सूखा खेती अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत ऐसी तकनीक का विकास किया गया है जिसके अनुसार मिट्टी, जल एवं फसलों का उचित प्रबंधन कर असिंचित व्यवस्था में भी ऊंची जमीन में अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती। पालन एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटिकल्चर अंगूर उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, वर्मिकल्चर केंचुआ पालन, पॉमीकल्चर फलों का उत्पादन, ओलरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, पिशीकल्चर मछली पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, मृदा सहित कृषि, ट्रक फार्मिंग यह सब्जियां, फलों व फूलों की खेती करने की नवीन विधि है जिसमें विशेष प्रकार के ट्रकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस विधि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। मिश्रित कृषि, जब एक ही स्थान पर फार्म पर फसल उत्पादन की क्रिया के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। भारत की प्रमुख फसलें चावल, यह मुख्यतः खरीफ या उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत आती है। हालांकि तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में यह जलवायु अनुकूलता के कारण तीनों फसल ऋतुओं खरीफ, रबी एवं जायद में उगाई। ग्रीष्मकालीन पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 फसलें हैं। चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी और औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। गोल्डन राइस, चावल में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक विज्ञान की सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग के चावल का निर्माण किया है। इसे गोल्डन राइस का नाम दिया गया है। इसमें बीटा कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है जो मानव शरीर के अंतर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाती है। चावल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, डपोंग विधि के द्वारा जापान व फिलीपींस में चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल के उत्पादन में भारत चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान रखता है। धान के फसल उत्पादन में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में अजोला व नील रहित शैवाल का उपयोग किया जाता है। चावल निर्यात राज्यों में वर्तमान में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर है। तत्पश्चात थाईलैंड व वियतनाम का स्थान है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 76% सर्वाधिक पाई जाती है जबकि प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा 2.5% न्यूनतम मात्रा में विद्यमान होते हैं। भारत में कृषि निर्देशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति जयाथी केंद्रीय धान
अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI का प्रथम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ISARC वाराणसी में है, जिसकी स्थापना दिसंबर 1918 में की गई। खैराधान में लगने वाला एक प्रमुख रोग पॉलिश किए हुए चावल के ऊपरी परत में विटामिन B1 थायमीन का अभाव पाया जाता है। यह चावल को अधिक धोने से भी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। चावल कृषि क्षेत्र मीथेन नाइट्रेट्स ऑक्साइड उत्सर्जन का महत्व मानवोपभोग्य स्रोत है। धान गहनता प्रणाली में चावल की खेती के लिए कम बीज, पानी तथा बिजली की आवश्यकता होती है तथा उपज भी अच्छी होती है। भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार है। भारत में कुल कृषि योग्य क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार, असम और आदि प्रमुख चावल उत्पादन राज्य हैं। भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय क्षेत्र, प्रमुख डेल्टाई क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान, हिमालय की गिरिपद पहाड़ियाँ व तराई प्रदेश को शामिल किया जाता है। जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंध, पाँच माही, सुगंधा, बाला और रत्ना इत्यादि चावल की प्रमुख किस्में हैं। चावल की पोकल्ली किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। इसकी पैदावार मुख्यतः केरल के तटीय जिलों अल्लापुझा, एर्नाकुलम एवं त्रिशूर में की जाती है। गेहूँ, यह रबी की फसल है। गेहूँ की कृषि के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी, ठंडी जलवायु व वार्षिक वर्षा लगभग 70 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इसके लिए सामान्यतः 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, बोते समय 10 डिग्री, वृद्धि में के समय 15 डिग्री और पकते समय 20 से 25 डिग्री की आवश्यकता होती है। यह भारत की कुल कृषि योग्य भूमि के धान के बाद दूसरी मुख्य फसल है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा है। इसके प्रभाव से न केवल गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का स्तर भी ऊंचा हुआ है। गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात व महाराष्ट्र प्रमुख हैं। कल्याण, सोना, सोनालिका, राज 377, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। गेहूं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: ट्रेटिकेल गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं व राई के मध्य संकर करा के उत्पन्न किया जाता है। मैक्रोनी शुष्क प्रदेशों की असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम किस्म की प्रजाति है। इसका उत्पादन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में किया जा रहा है। इसे कठोर गेहूं की भी उपमा दी जाती है। करनाल, बट व रस्ट गेहूं की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग रस्ट को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। गेहूं में बोनेपन का जिन नॉरिंटेन है। गेहूं में 10 से 15% प्रोटीन, लगभग 1.5% वसा तथा लगभग 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट निहित होती है। गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं के उत्पादन में 3 प्रथम तथा भारत व रूस क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पर है। मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। भारत में वर्ष 2018 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में बनाया जाता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के कृषि व खाद्य संगठन ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी सबसे सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ज्वार के प्रमुख उत्पादन राज्य हैं। पोषक तत्वों में बढ़ोतरी के मद्देनजर वर्ष 2018 में परभाणी शक्ति नामक देश का पहला जैव सर्वाधिक ज्वार बनाया गया। रागी सामान्यतः शुष्क क्षेत्र की फसल है। इसका उत्पादन प्रमुखतः दोमट और उथली काटी मिट्टी में होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन तथा अन्य सूक्ष्म तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आदि इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। बाजरा मुख्यतः खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिण भारत में इसे खरीफ व रबी दोनों फसल ऋतुओं में उगाया जाता है। इस फसल के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री तापमान तथा 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए हल्की, बलुई, छिलछिली, काली व लाल मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र बाजरा के प्रमुख उत्पादक
राज्य है मक्का। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है। यह C4 पौधे के अंतर्गत आता है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल ऋतुओं में उगाया जाता है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। भारत में तमिलनाडु, तेलंगाना तथा राजस्थान मक्का उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में भी इसे उगाया जाता है। मक्का खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसे ग्लूकोज, अल्कोहलिक पेय तथा बायोडीजल बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। गंगा 5, डेक्कन 101 तथा एवं गंगा 11 आदि मक्का की आनुवंशिक परिवर्तित उच्च किस्म है। जौ एक शीतोष्ण कटिबंधीय एवं रबी की फसल है। इसकी गणना मोटे अनाज में की जाती है। जौ की उपज के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 70 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जौ का उत्पादन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही किया जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड आदि इसके प्रमुख उत्पादन राज्य हैं। दलहन यह रबी व खरीफ की फसलें हैं। दालों के अंतर्गत अरहर, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द, खेसारी आदि को शामिल किया जाता है। दालों का उत्पादन विविध तापक्रम, आर्द्रता व मृदा संबंधित दशाओं में किया जाता है। इसके उत्पादन हेतु कम नमी की आवश्यकता होती है, अर्थात इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। दालें मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण व मृदा की उर्वरकता बनाए रखने में सहायक होती है तथा प्रोटीन की महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक राष्ट्र है। मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश दलहन के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार के मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिमी में शुष्क भागों में की जाती है। नोट: अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका को माना जाता है। तिलहन यह मुख्यतः खरीफ व मौसमों की फसल है। तिलहन के अंतर्गत सरसों प्रजाति, वरुणा, पीताम्बरी, पूषा, बोल्ड, जय किसान, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली, बिलोना, अलसी, तिल आदि उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। मालवा पठार मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भाग, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। देश की तिलहन की फसलों में मूंगफली सर्व प्रमुख है। मूंगफली की कृषि के लिए 330 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पैकिंग मूंगफली की फसल हेतु एक लाभकारी प्रक्रिया है। यह एवं कौशल इनकी उन्नत प्रजाति गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात अग्रणी राज्य हैं। नोट: यह भारत सरकार काले तिल, नाइजर, गुइजोटिक या एबिसिनिका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करती है। काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। भारत में कुल जनजातियां काले तिल के तेल का उपयोग खाना पकाने के लिए करती हैं। इनके साथ ही तेल निकालने के उपरांत पशुओं के चारे के लिए खल तथा मसाले के रूप में भी इन बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। चाय चीनी मूल का पौधा है। भारत में इसका रोपण अंग्रेजों ने आरंभ किया था। चाय एक प्रकार की रोपड़ व बागानी फसल का उदाहरण है। इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमांस तथा जीवांश युक्त लैटेराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवां क्षेत्रों तथा पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है। इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान व 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय की फसल को उगाने हेतु वर्ष भर उष्णार्द्र तथा पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय की मुख्यतः 2 किस्में भारत में उपजाई जाती हैं: बोहिया या चीनी, अशमिया या अशमी। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ी व केरल प्रमुख है। चाय एक श्रमिक आधारित फसल है, अतः इसके लिए सस्ता व कुशल श्रम एक अनिवार्य आवश्यकता है। नोट: भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है। कपास के उत्तर पश्चिमी और पश्चिम क्षेत्र कपास के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनके अंतर्गत प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व आंध्र प्रदेश में इसकी कृषि की जाती है। कपास भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। कपास भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित
की गई है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन हेतु उपयुक्त है। कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। इस फसल को उगाने हेतु उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई तथा खिली धूप की आवश्यकता होती है। विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। गन्ना, यह एक उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ने के उत्पादन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ना एक नगदी फसल है। इसके लिए दोमट व काली मिट्टी उपयोगी है। यह सर्वाधिक सिंचित फसल है। इसमें श्रमिकों व उर्वरकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि प्रमुख है। यह एक प्रकार की भारहसी फसल है। अतः शर्करा का अक्षय कम से कम हो, इसलिए गन्ना मिलों की स्थापना उत्पादक क्षेत्रों के समीप की जाती है। गन्ना पूरे वर्ष की फसल है। गन्ने की बुआई जनवरी से अप्रैल तक तथा कटाई व पेराई अक्टूबर से अप्रैल तक होती है। गन्ने की कृषि के लिए पाला हानिकारक होता है। भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर, तमिलनाडु में किया जा रहा है। इसके लिए 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। दक्षिण भारत में गन्ने की कृषि की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण समकारी आर्द्रता युक्त जलवायु, लंबी पेराई का मौसम, सहकारिता की प्रवृत्ति इत्यादि है। कहवा की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु 16 डिग्री से 28 डिग्री तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, गहरी व भूरी दोमट या लावा निर्मित मिट्टी व ढलान युक्त भूमि की आवश्यकता होती है। कॉफी का प्रवर्धन कहवा के बीजों के द्वारा होता है। भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत बाबा बुदान की पहाड़ियों में से हुआ। वर्तमान में कहवा का उत्पादन नीलगिरी पहाड़ियों के समीप कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में प्रारंभ रूप से किया जा रहा है। विश्व के लगभग 3.14% कहवा का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत में कहवा की 2 किस्में अरेबिका तथा रोबस्टा उगाई जाती है। रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन भारत में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। कॉफ़ी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है। भारत विश्व में कॉफ़ी का छठा सबसे बड़ा उत्पादन एवं 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। जूट एक अखाद्य खरीफ फसल है। जूट उत्पादन के लिए उष्ण एवं उच्च आर्द्र जलवायु, नवीन दोमट मिट्टी, उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 160 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। यह पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और सबसे इससे लगे हुए पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। विभिन्न फसलें वह उन पर लगने वाले रोग गेहूँ, अनावृत, कड़ुआ, सेहू, रस्ट, गेरुई या रतुआ धान, खैरा, जस्ते की कमी से पत्तियों का भूरा धब्बा लगना, सिथ झुलसा, मक्का, तुलिस्ता रोग, पत्तियों पर झुलसा रोग, मूंगफली, टिक्का, डाई रूट रोट, सोयाबीन, पीला चित्रवर्ण रोग, बाजरा, अरगट, हरित बाली, कड़ुआ, गन्ना, रेड रॉट, ज्वार, कड़ुआ। प्रमुख मसाले। चीन काल से ही भारत अपने उच्च गुणवत्ता युक्त मसाले उत्पादन हेतु विख्यात है। यही कारण है कि भारत को मसालों की धरती माना जाता है। ध्यातव्य है कि भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत द्वारा यूरोप और मध्य पूर्व के अधिकांश देशों को बड़े पैमाने पर मसालों का निर्यात किया जाता है। इलायची उत्पादन में इंडोनेशिया व ग्वाटेमाला के पश्चात भारत तीसरे स्थान पर है। इसका उपयोग भोजन, दवाओं के साथ ही इत्र आदि में भी किया जाता है। इलायची उत्पादन हेतु 14 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। मुख्यतः पश्चिमी घाट के क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इलायची के प्रमुख उत्पादन राज्य। लाल मिर्च को वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण मसालों में शुमार किया जाता है तथा पूरे विश्व में बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। इसे अद्भुत मसाला के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुल वैश्विक उत्पादक का लगभग आधा भाग भारत में उपजाया जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा के साथ ही लाल दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। लौंग, यह मूल रूप से इंडोनेशिया में उत्पादित मसाला है, किंतु वर्तमान में जांजिबार, मेडागास्कर, मलेशिया, श्रीलंका और भारत में भी उपजाया जाता है। इसके उत्पादन हेतु 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान सहित 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा
सर्वोत्तम होती है। एंटीबायोटिक गुणों से युक्त होने के कारण इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। केरल और तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। काली मिर्च को मूलतः पश्चिम घाट की पहाड़ियों में से अद्भुत माना जाता है। इसे वर्तमान में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, ब्राजील, कंबोडिया आदि देश में भी उत्पादित किया जाता है। इसके उत्पादन हेतु 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा सर्वोच्च होती है। इसके कच्चे फलों को तोड़कर धूप में सुखाया जाता है, तत्पश्चात सूखे हुए फल का मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में केरल काली मिर्च का प्रमुख उत्पादन राज्य है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी छोटे स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है। परिरक्षक गुणों से युक्त होने के कारण इसे अचार, मीट, पैकिंग आदि के साथ औषधीय क्षेत्रों में भी उपयुक्त किया जाता है। हल्दी मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण पूर्व एशिया का पौधा है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसे लाल मृदा वाले वर्षा संचित एवं सिंचाई वाले क्षेत्रों में उपजाया जाता है। इसे जल भराव युक्त क्षेत्र में उत्पादित नहीं किया जा सकता। हल्दी की जड़ों को उबालकर तथा सुखाकर बाजार में बेचने हेतु तैयार किया जाता है। इसका उपयोग भोजन, प्राकृतिक रंगों के निर्माण एवं औषधीय क्षेत्र में किया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एवं कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। दालचीनी इसकी उत्पत्ति श्रीलंका की मध्य पहाड़ियों से हुई है। भारत में नीलगिरी और मालाबार पहाड़ी क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 120 से 250 सेंटीमीटर वर्षा इसके उत्पादन हेतु आदर्श दशाएं हैं। वस्तु तो यह सिनामोम वीरम नामक वृक्ष की छाल होती है, जिससे सुखाकर भोजन, औषधि निर्माण आदि में प्रयुक्त किया जाता है। कृषिगत उत्पादन भारत प्रमुख फसल प्रथम, द्वितीय, तृतीय चावल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब गेहूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब मक्का, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ज्वार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान बाजरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कुल मोटे अनाज, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र चना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तूर, अरहर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश कुल दालें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान कुल खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब मूंगफली, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु रैपसीड और सरसों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सोयाबीन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सूरजमुखी, कर्नाटक, हरियाणा, ओडिशा कुल तिलहन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात गन्ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक कपास, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना जूट और मेस्ता, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार आलू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार नोट। सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा अंगूर की प्रमुख किस्में। आम की रत्ना, संकर किस्म, नीलम और अल्फाशो के मध्य क्रॉस से बनी है। कृषि भू जोत एवं उसके आकार। भूमि के एक विशिष्ट आकार या स्थान को भू जोत या कृषि जोत कहा जाता है। इसमें पूर्ण या आंशिक रूप से कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत को सीमांत जोत कहते हैं। भारत में सीमांत किसानों की संख्या सर्वाधिक है। छोटी जोत 0 से 2 हेक्टेयर भूमि वाली जोत को छोटी या लघु जोत कहा जाता है। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर भूमि वाली जोत को अर्ध मध्यम जोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर वाली भूमि जोत को मध्यम जोत कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इसके अंतर्गत 21.20% भूमि थी। बड़ी जोत 10 हेक्टेयर और इसके अधिक भूमि वाली जोत को इसमें शामिल किया गया है। इसका हिस्सा 10.59% है। विशेष भारत को कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, जबकि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या 20 है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में पंतनगर, उत्तराखंड में की गई थी। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई थी। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, जिसके कारण कृषि जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इससे इतनी आय प्राप्त नहीं हो पाती है कि किसान कृषि में भारी निवेश कर सके। इसके अलावा कृषि जोतों, लघु आकार एवं विखंडन के कारण इसमें आधुनिक कृषि मशीनों का प्रयोग कठिन हो जाता है। भौतिक संसाधनों की कमी तथा वैज्ञानिक तकनीकों के विषय में अज्ञानता के कारण भी प्राकृतिक उर्वरता कम होती जा रही है। अधिकांश भारतीय कृषक कृषि नवाचारों को अपनाने से डरते हैं एवं उनमें अरुचि दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशी
कृषि मशीनें आदि या तो समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं या उनकी कीमतें किसानों के सामर्थ्य के बाहर होती है, जिनके कारण उनको खराब गुणवत्ता एवं पैदावार के साथ समझौता करना पड़ता है। बड़ी संख्या में छोटे किसान अभी भी व्यावसायिक ऋणदाताओं से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेते हैं और ऋण चक्र में फंसते चले जाते हैं। कम आय के कारण ही किसानों के लिए नई कृषि हेतु निवेश करना कठिन हो जाता है, जिसके कारण कृषि में समुचित नवाचार और विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। मृदा अपरदन के कारण भी न केवल मृदा की उर्वरकता में कमी आ रही है, वरन कृषि योग्य भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित होती जा रही है। पूषा कृषि मोबाइल ऐप। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में खेती तक तकनीकी सहायता पहुंचाने हेतु नया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप के द्वारा किसानों को मौसम के बारे में अग्रिम सूचना समेत अन्य समस्याओं के समाधान की जानकारियां प्रदान की जा रही है। यह मोबाइल सेवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की ओर से विकसित की गई है। इस ऐप के द्वारा किसान नई फसलों के किस्मों, बीजों, उर्वरक तथा मशीनरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। शस्य गहनता। एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की बारंबारता को शस्य गहनता कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या ही उस भूमि की शस्य गहनता कहलाती है। शस्य गहनता का मान जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शस्य गहनता पंजाब की है। इसके बाद क्रम से हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। शस्य गहनता को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। शस्य गहनता सकल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणा 100। GM फसल। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को GM फसल कहते हैं। कृषि में उपयोग किए गए ऐसे पौधों के DNA में आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग कर संशोधन किया जाता है। इसका उद्देश्य फसल की प्रजाति को कुछ कीटों एवं रोग से बचाना एवं उत्पादन को बढ़ावा देना भी होता है। तकनीक में BT कपास की कृषि GM फसलों का उत्पादन है। कृषि उत्पादकता। कृषि उत्पादकता से तात्पर्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति श्रमिक उत्पादन से है। विस्तृत कृषि वाले क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता अधिक होती है, जबकि गहन कृषि वाले क्षेत्रों में श्रम आवश्यकता कम होती है। कृषि आवश्यकता में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के तत्वों का योगदान रहता है। भारत में कृषि का पर्याप्त विकास न हो पाने के कारण कृषि उत्पादकता का अनुपात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। हरित क्रांति वाले प्रदेशों की उत्पादकता सबसे अधिक है। कृषि दक्षता भी कृषि उत्पादकता के समान है, किंतु इसमें एक मुख्य अंतर यह है कि कृषि उत्पादकता यहाँ किसी क्षेत्र की कृषि संभाव्यता को दर्शाती है, वही कृषि दक्षता कृषि के वर्तमान स्तर पर प्रतीक होती है। सतत कृषि। परमाकल्चर कृषि की ऐसी विधा है जिसे सीधे प्रकृति की व्यवस्था अथवा परिस्थिति की नैसर्गिक प्रकृति को अपनाया जाता है। परमाकल्चर शब्द को ऑस्ट्रेलिया के एक छात्र डेविड हार्मग्रेन और उसके प्रोफेसर बिल मॉरिसन ने परमानेंट एग्रीकल्चर को छोड़कर गढ़ा था। कृषि का यह रूप फसल विविधता, लचीलापन, प्राकृतिक उत्पादकता और स्थिरता के आधार पर सहक्रियाशील कृषि प्रणाली विकसित करने के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेता है। स्थायी कृषि। परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से निम्नलिखित तरह भिन्न है। स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती। मल्च बनाने मलिवंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादक, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति, कोको उत्पादन, रजत क्रांति, अंडा कुक्कुट उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादक, लाल क्रांति, टमाटर मांस उत्पादक, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन, औषध उत्पादन, बादामी उत्पादी, मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति, फसल उत्पादन, शहद उत्पादन, गोल्ड क्रांति, आलू उत्पादन, सदाबहार क्रांति, जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल पर का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित, रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन, सुनहरा रेशा क्रांति, जूट उत्पादन, सेफ्रान क्रांति, केसर उत्पादन, ग्रे स्लेटी उर्वरक उत्पादन, हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादक, मूंग क्रांति, मोटे अनाज के उत्पादन, परामणी क्रांति, भिंडी उत्पादन, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से। हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक व गहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी। इसे अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम के नाम से पुकारा जाता है।
सर्वप्रथम 1966 से 1967 में पंजाब व हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गंगा नहर आदि क्षेत्रों में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया है। इससे कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में डॉक्टर विलियम्स गॉड ने किया था। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत रॉकफेलर और बर्ड फाउंडेशन के तत्वाधान में बोने फसल वाली गेहूं की एक ऐसी किस्म का विकास किया गया है जो पारंपरिक किस्मों से अधिक उत्पादक थी, मौसम परिवर्तन से कम प्रभावित होती थी, शीघ्र तैयार हो जाती थी और उर्वरकों के साथ अनुकूल प्रतिक्रिया दर्शाती थी। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के कारण ही इस कार्यक्रम के निर्देश डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव: गहन कृषि उत्पादन प्रणाली का विकास हुआ, खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि तथा खाद्यान्न क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई। जीवन निर्वाह कृषि स्वरूप में से व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख कृषि स्वरूप का विकास हुआ। नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। कृषि एवं उद्योग के आपसी संबंधों में मजबूती आई। ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हुई तथा प्रति व्यक्ति आय एवं आय राष्ट्रीय में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव: आय की असमानता में वृद्धि हुई क्योंकि बड़े किसान और धनी हो गए। हरित क्रांति का प्रभाव केवल कुछ ही खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तक ही सीमित रहा। नई मशीनों के प्रयोग में परंपरागत कृषि और औजार निर्माता जैसे बढ़ई, लोहार आदि के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई, जिसके कारण आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और लोग शहरों की तरफ पलायन को मजबूर हो गए। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग में से जलवायु तथा व मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुई तथा मृदा उर्वरकता का ह्रास अधिक हुआ। भारत में दूसरी हरित क्रांति: 1990 के दशक के मध्य में द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का विकास हुआ। इसे सदाबहार क्रांति भी कहा गया है। एनपीके अनुपात: रासायनिक खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम के एक निश्चित मिश्रण का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, जो कि एनपीके के नाम से प्रचलित है। एनपीके का अनुपात अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है, किंतु हरित क्रांति के समय एनपीके का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया। भारत में दलहनी फसलों में यह अनुपात 1:2:1 या 1:2:2 है। नाइट्रोजन फसलों की वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व है। यह फसलों में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। फास्फोरस पौधे में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण तथा अन्य रासायनिक क्रिया हेतु आवश्यक है। कम अवधि वाली फसलों में घुलनशील फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम फसलों में पोषक तत्वों व पानी के स्थानांतरण में सहायक होता है तथा फसलों में रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है। प्रथम हरित क्रांति से भिन्न द्वितीय हरित क्रांति में भी फसलों एवं कृषि उत्पादकों को शामिल किया जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति फसल विविधता, उपयुक्त फसल प्रतिरूप, फसल प्रबंधन, पौधे एवं मृदा संरक्षण आदि विषयों को भी समाहित करती है। द्वितीय हरित क्रांति में धारणीय कृषि पद्धति के साथ जैविक उर्वरकों एवं जैव कीटनाशकों के प्रयोग पर बल दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कृषि के सतत विकास हेतु आधारभूत संरचना तथा संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, जैसे शीत भंडारों की व्यवस्था, सड़क योजनाएं, कृषि उत्पादकों के विपणन की सुविधा, दूरसंचार का विकास, मूल्य परिवर्तन हेतु कृषि प्रशिक्षण पर बल देना आदि को शामिल किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नवीन सरकारी समितियों का गठन कर छोटे या सीमांत कृषकों को भी उन्नत बीज, उर्वरक, अत्याधुनिक मशीनों आदि के क्रय हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष यूरिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। यह जब साधारण यूरिया का प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा भी पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है और वह निष्कालन द्वारा मृदा में मिल जाती है, जिससे नाइट्रोजन की क्षति होती ही है। साथ ही मृदा की उर्वरकता भी प्रभावित होती है तथा भूमिगत जल भी अशुद्ध हो जाता है। इसके लिए स्लो रिलीज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर तैयार किए गए हैं। इसमें सल्फर कोटेड यूरिया और नीम कोटेड यूरिया प्रमुख हैं। नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग में नाइट्रीकरण मंद गति से होने लगता है तथा नाइट्रोजन का निष्कालन व वाष्पीकरण द्वारा हर्ष कम हो जाता है। नाइट्रोजन अधिक समय तक मृदा में रहती है, जिससे पौधे नाइट्रोजन को लंबे समय तक ग्रहण कर सकते हैं। इससे यूरिया की कम मात्रा में अधिक फसल उत्पादन होगा तथा लागत भी कम आएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY 13 जनवरी 2016 को इस योजना की शुरुआत किया गया। इसके
माध्यम से किसानों पर प्रीमियम ऋण बोझ को कम करने या खराब मौसम में फसलों की रक्षा एवं कृषकों की आर्थिक सुरक्षा हेतु दी गई योजना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। किसानों द्वारा दिए प्रीमियम भुगतान की दर बहुत कम कर दी गई है, जो खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों हेतु 1.5% तथा वार्षिक वाणिज्य एक बागानी फसलों के लिए 5% निर्धारित है। सरकारी सब्सिडी पर ऊपरी सीमा की बाध्यता हटा ली गई है, चाहे शेष प्रीमियम 90% हो या केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहनीय है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 1 अप्रैल 2016 से खरीफ फसल के मौसम के दौरान लागू किया गया। इसे संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध रूप से लागू किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय योजना की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की एक प्रतिस्थापन योजना है। इसे सेवा कर से छूट दी गई है। इस योजना के अंतर्गत ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, भूस्खलन एवं बाढ़ सहित आपदाओं के साथ साथ पोस्ट हार्वेस्टिंग फसलों के नुकसान पर भी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। योजना में टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रावधान है, जिससे कि फसल कटाई, नुकसान व आकलन शीघ्र ही सही हो सके। रिमोट सेटिंग के माध्यम से फसल कटाई उपयोगों की संख्या कम होगी। फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े तत्काल स्मार्टफोन के माध्यम से अपलोड कराए जाते हैं। बीमा योजना को एकमात्र बीमा कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC द्वारा प्रचलित किया जाता है। मेरा गांव मेरा गौरव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित। इसके तहत सरकार का उद्देश्य खेती को वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान से लैस कराता है, जिसमें किसानों की खेती से संबंधित वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार द्वारा मौसम संबंधी पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करने और वैज्ञानिकों व किसानों की क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में यह एक सकारात्मक पहल है। राष्ट्रीय कृषक आयोग राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन सन 2004 में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आयोग ने अपनी 4 अंतरिम रिपोर्टें सन 2006 में मुख्य रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अनुशंसाएं निम्न है। अपनी पहली रिपोर्ट में आयोग ने मुसीबत में फंसे किसान परिवारों के लिए सहायता कार्यक्रम आजीविका में बढ़ोतरी के लिए सुझाव दिए। भारतीय एकल बाजार और प्रौद्योगिकी मिशन की दशा में कृषि अनुसंधान की सुदृढ़ीकरण का सुझाव किया। मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फंड के गठन की बात कही गई है। आपदाओं से सुरक्षा हेतु एग्रीकल्चर रिस्क फंड की स्थापना की भी संतुष्टि की गई थी। इसके साथ ही बीमा योजना का विस्तार एवं पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि की भी बात कही। कृषि विपणन एवं खाद्य सुरक्षा कृषि विपणन कृषि उत्पादकों एवं उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु विपणन की आवश्यकताएं होती है। इसके अंतर्गत कृषि उत्पाद को एकत्रीकृत प्रोसेसिंग एवं वितरण को सम्मानित किया जाता है। भारत में कृषि विपणन का कार्य कई संस्थानों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें नाफेड, टाइफेड, केंद्रीय विपणन समिति एवं प्राथमिक विपणन समितियां प्रमुख हैं। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य किसी देश के समस्त नागरिकों हेतु पोषक युक्त खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं उपलब्धता से। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनाज और पोषक आहार सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसमें लोगों को उचित दाम पर उचित मात्रा में बेहतर भोजन सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के अंतर्गत 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी आबादी को कवर करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की अनुशंसाओं के आधार पर कुछ फसलों की बुआई सत्र के प्रारंभ में वर्ष के 2 बार रबी एवं खरीफ न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। MSP कृषि उत्पादकों को उनके मूल्य में किसी तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित किए जाने वाले बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। MSP का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखना तथा खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों को प्राप्त करना है। वर्तमान में 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जिसमें 7 अनाज, धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, वैरागी, 5 दालें, अरहर, मूंग, चना, उड़द और मसूर, 7 तिलहन, सरसों, तोरियां, मूंगफली, सोयाबीन के बीज, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर सीड, अन्य में कोपरा, सूखा नारियल, कच्चा कपास तथा कच्चा जूट सम्मिलित हैं। गौरतलब है
कि गन्ने की फसल हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। एमएसपी के माध्यम से फसल प्रतिरूप की ऐच्छिक दिशा दी जा सकती है। यह निर्धन किसानों के बीच आय के हस्तांतरण का एक साधन है। हालांकि एमएसपी के कारण मोटे अनाज और कुछ अन्य फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह सार्वजनिक संस्थाओं के आधारभूत ढांचे की कमी के कारण इसका लाभ कुछ विशेष क्षेत्र और कुछ विशेष लोगों को अधिक मिला है। बायोटेक किसान, यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई किसान केंद्रित योजनाएं हैं। इसका उद्देश्य पूरे देश के किसानों, वैज्ञानिकों और विज्ञान संस्थाओं को एक ही नेटवर्क में से जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत महिला किसानों को प्रशिक्षण और शिक्षा देने के उद्देश्य से महिला बायोटेक किसान फेलोशिप की शुरुआत भी की गई है। खाद्यान्न सुदृढ़ीकरण, खाद्य पदार्थों में प्रशिक्षण के दौरान उसमें उपस्थित सूक्ष्म पोषक तत्वों, खनिज, लवण, विटामिन आदि की कमी पर नियंत्रण रखने हेतु खाद्य सुदृढ़ीकरण किया जाता है। खाद्य सुदृढ़ीकरण के माध्यम से चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में लोहा, जिंक, आयोडीन, विटामिन ए और विटामिन डी और खनिजों का संयोजन कर उसकी पोषण क्षमता में सुधार एवं बढ़ोतरी की जाती है। ध्यातव्य है कि खाद्य सुदृढ़ीकरण अभी अनिवार्य नहीं है और यह केवल स्वैच्छिकता तक सीमित है। ई नेम राष्ट्रीय कृषि बाजार की परिकल्पना पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में की गई है, जिसमें कृषि के संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा एपीएमसी और अन्य बाजार गोदाम का प्रसार करने की मांग की है। ई नेम पोर्टल सभी एपीएमसी से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन और कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत एक सर्वाधिक सांविधिक निकाय FSSAI का उद्देश्य खाद्य सामग्री हेतु वैज्ञानिक मानकों का निर्धारण एवं पालन सुनिश्चित करना है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कृषि से संबंधित भारत में प्रमुख संस्था अवस्थिति: भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई, राष्ट्रीय मत्स्य के विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय फरीदाबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान काशीरगौड़ केरल, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय रेशम उत्पादक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। पशुपालन कृषि विज्ञान के अंतर्गत एक प्रमुख शाखा है, जिसके तहत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। भारत में पशुपालन एवं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है एवं भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी स्थान भी रखता है। वर्ष 1919 से देश में पशुओं की गणना प्रारंभ हुई। आज़ादी के बाद प्रथम पशुधन गणना वर्ष 1951 में आयोजित की गई। उत्तरोत्तर हर 5वें वर्ष यह गणना आयोजित की जाती है। पशुधन गणना के क्रम में वर्तमान पशुधन गणना 2017 पशुधन गणना की 20वीं कड़ी है। पशुओं की प्रजातियों के अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, खच्चर, गधे, ऊंट, मिथुन और याक को शामिल किया जाता है। 20वीं राष्ट्रीय पशु जनगणना 2017 के अनुसार भारत में पशुओं की सर्वाधिक जनसंख्या क्रम से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में है। भारतीय गायों की किस्में नस्लें गिर नस्ल, यह मुख्य रूप से गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र तथा आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है एवं प्रतिदिन लगभग 15 से 20 लीटर दूध देती है। साहिवाल नस्ल गायों की यह नस्ल अधिकतर उत्तर भारत में पाई जाती है उत्तर प्रदेश तथा प्रतिदिन लगभग 20 से 25 लीटर दूध देती है। इस नस्ल की गाय के दूध में पर्याप्त मात्रा में वसा होती है। राठी नस्ल, यह नस्ल राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में पाई जाती है। यह प्रतिदिन लगभग 9 से 12 लीटर दूध देती है।
यह रेगिस्तान में भारी भरकम बोझ खींचकर चल सकती हैं। रेड सिंधी, इस नस्ल की गाय का रंग लाल बादामी होता है। इसका मुख्यतः स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत माना जाता है। यह प्रतिदिन लगभग 10 से 12 लीटर दूध देती है। हरियाणा नस्ल, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में पाई जाने वाली यह नस्ल उजले और हल्के धूसर रंग की होती है। यह प्रतिदिन लगभग 10 से 15 लीटर दूध देती है। हल्की कर मवेशियों की एक नस्ल है जो भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी है। यह मुख्य रूप से दक्षिण कर्नाटक के माल्य, बेंगलोर, मैसूर, तुमकुर, कोलार और चित्रदुर्ग जिलों में पाया जाता है। ये छोटे आकार के जानवर होते हैं। इसके शरीर का रंग सफ़ेद से लेकर ग्रे तक होता है। लंबे सींग जो लंबवत होते हैं और पीछे की ओर झुकते हैं, बड़े कुबड़ होते हैं और कंधे और पुट्ठा गहरे रंग के होते हैं। नोट, इसके अतिरिक्त क्रोंकेज, थारपारकर, मालवी, नागौरी, जर्सी, पोरवा, देवनी, निमाड़ी और आदि गायों की नस्लें भारत में पाई जाती हैं। भारत में भैंसों की प्रमुख किस्मों में मुर्रा, भद्रावरी, नागपुरी, सुरती, महसाना, नीलवारी तथा पठारपुरी आदि प्रमुख है। कुक्कुट पालन, यह पशुपालन के अंतर्गत एक उपभोग है जिसमें मांस एवं अंडे के लिए मुर्गी, पीरू, बत्तख इत्यादि का पालन किया जाता है। भारत में मुर्गी सिंधु सभ्यता से चला आ रहा है। मुर्गी पालन, इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कुक्कुट उत्पादन के विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कम, लेकिन हाल के वर्षों में तेजी से इसका विकास किया जा रहा है। परिणामतः भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश बन गया है। भारत में शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। एक मुर्गी प्रतिवर्ष औसतन 180-200 अंडे देती है। भारत के केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग में कुक्कुट उत्पादन में सुधार हेतु कार्य करता है। ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम के तहत घर के आंगन में ही मुर्गी पालन करने वाले बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। रेशम, विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन चीन में हुआ। भारत कृत्रिम रेशम के उत्पादक में विश्व में चीन के बाद तृतीय स्थान रखता है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर रेशम की सभी 5 ज्ञात किस्में पाई जाती हैं। मलबरी, ट्रॉपिकल टस्टर, ओक, टसर व मूंगा एवं इरी। देश में सबसे ज्यादा उत्पादन मलबरी तथा सबसे कम मूंगा किस्म का होता है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर, केंद्रीय मूंगा इरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जोरहाट, असम, केंद्रीय टसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान रांची, झारखंड। राष्ट्रीय पशुधन मिशन राष्ट्रीय पशुधन मिशन को वर्ष 2014 से 2015 में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत पशुपालक, बीपीएल परिवारों एवं किसानों को सब्सिडी दी जाती है। योजना के अंतर्गत पशुओं के लिए उत्तम चारे की व्यवस्था, उपलब्धता में सुधार करना, जोखिम कवरेज, कौशल विकास, ऋण के प्रवाह में सुधार, पशुपालकों का गठन, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, सुअर पालन एवं कुक्कुट आदि का विकास शामिल है। इस योजना के तहत राज्यों के फार्मों का आधुनिकीकरण कर उनके स्वचालन एवं जैव सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा ताकि बेहतर नस्ल तैयार की जा सके। डेयरी विकास, डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत पशु दूध के उत्पादन एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है जिसमें प्रमुख रूप से गायों, भैंसों, बकरियों, भेड़ों, घोड़ों एवं ऊँटों को शामिल किया जाता है। विश्व के दुग्ध उत्पादन देशों में भारत का प्रथम स्थान है तथा भारत में उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में सबसे आगे है। इसके बाद क्रम से राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश का स्थान है। राष्ट्रीय डेयरी योजना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं विकास बैंक के सहयोग में राष्ट्रीय डेयरी योजना चलाई जा सकती रही है जिसके अंतर्गत दूध उत्पादन का लक्ष्य 2021 से 2022 तक सालाना 18 करोड़ टन करने का रखा गया है। इस योजना में देश के 18 प्रमुख दुग्ध उत्पादन राज्यों को शामिल किया जाना है जो देश के दूध उत्पादन में 90% से अधिक का योगदान करते हैं। इस योजना के प्रथम चरण की अवधि 2011 से 12 से 2018-19 तक की है जिसमें लगभग 2242 करोड़ का निवेश किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 22% है। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2019 से 2020 में लगभग 407 ग्राम प्रतिदिन हो गई है जो वैश्विक औसत से अधिक है। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर 1181 ग्राम का है जबकि दूसरा स्थान हरियाणा 1187 ग्राम एवं तीसरे स्थान पर राजस्थान 170 ग्राम है। श्वेत क्रांति, देश में श्वेत क्रांति का संबंध सहकारी स्तर पर चलाए गए दुग्ध व्यवसाय कार्यक्रम द्वारा दूध के उत्पादन एवं आपूर्ति के व्यापक वृद्धि करने से डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति को समर्थक करने हेतु 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई है। ऑपरेशन फ्लड को देश में 3 चरणों में लागू किया गया है। प्रथम चरण
1970 से 1980 इसके अंतर्गत देश के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को देश के 4 महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा गया है तथा वहां पर मदर डेयरी की स्थापना की गई है। द्वितीय चरण 1981 से 1985 इसके अंतर्गत प्रमुख दुग्ध देशों की संख्या 18 से बढ़कर 136 हो गई है। 290 नगरों के बाजारों में दुग्ध उपलब्ध हो गया है। उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा दूध की सीधी बिक्री में कई लाख लीटर प्रतिदिन की वृद्धि हो रही है। तृतीय चरण 1985 से 1996 इस चरण के अंतर्गत सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। इस दौरान विश्व बैंक द्वारा 360 मिलियन का निवेश किया गया है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु पशुओं की नई नस्लों के विकास के क्षेत्र में शोध कार्यों में तेजी लाई गई है। 73,000 से अधिक डेयरी समितियों को 173 दुग्ध शेडों के अंतर्गत संगठित किया गया है। इस चरण में पशु स्वास्थ्य और पशु पोषण के अनुसंधान एवं विकास पर ही विशेष ध्यान दिया गया है। नवीन खोजों जैसे थैलेरियोसिस के टीके, बायोपास प्रोटीन आहार और यूरिया शीरा खनिज ब्लॉक सभी ने दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में योगदान दिया है। श्वेत क्रांति का प्रसार पूर्वी राज्यों की अपेक्षा भारत के पश्चिमी राज्यों में अधिक हुआ, जिसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियां जिम्मेदार थी। महाराष्ट्र, मुंबई तथा गुजरात जैसे राज्यों में दूध की शहरी मांग का अधिक होना, जबकि पूर्वी राज्यों में दूध की शहरी मांग कम थी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में चारों के लिए परंपरागत क्षेत्र की उपलब्धता, चारे की कृषि पर ध्यान देना जैसे कारणों से पशुपालन का विकास हुआ, जबकि पूर्वी राज्यों में ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि जनसंख्या दबाव अधिक होने के कारण पूरे वर्ष खाद्यान्न की कृषि होती है। इसके अलावा अधिक वर्षा एवं अधिक तापमान के कारण दुग्ध उत्पादन पशुओं एवं मुलायम घासों के लिए प्रतिकूल वातावरण रहता है। अमूल श्वेत क्रांति की सफलता में अमूल आंध्र मिल्क यूनियन लिमिटेड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुजरात के आणंद जिले के दुग्ध उत्पादकों के लिए समुचित बाजार व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु दिसंबर 1946 में अमूल का औपचारिक तौर पर पंजीकरण हुआ था। सन 1964 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आणंद का दौरा किया तथा दुग्ध उत्पादकों और व्यापारियों की समस्याओं का अवलोकन किया। परिणामतः 1965 में यहीं पर आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना की गई, जिसके ने आगे चलकर 1959 में 1970 ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति की शुरुआत की। नीली क्रांति भारत में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाई गई एक विशेष योजना को नीली क्रांति का नाम दिया गया है। यह दक्षिण भारत और विशेषकर आंध्र प्रदेश में बहुत सफल है। मत्स्य उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और कुल वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत लगभग 7.58% का योगदान करता है। आर्थिक समीक्षा 2020 से 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में भारत में रिकॉर्ड 14.16 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया। नीली क्रांति के दौरान एक्वा कल्चर का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत मछली पालन, मछली प्रजनन, मछली विपणन एवं मछली निर्यात के सुधार हुआ। इसके क्रांति के फलस्वरूप झींगा मछली के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले को भारत के झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। मत्स्य पालन की अपार आवश्यक संभावना एवं जलीय कृषि के विकास के दायरे में महसूस करते हुए सरकार ने नीली क्रांति योजना को पुनर्गठन करने की योजनाएं बनाई है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं: राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को और संबंधित गतिविधियां, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर का विकास, समुद्री मत्स्य पालन सर्वाधिक संरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट संरचना का विकास, मत्स्य पालन क्षेत्र के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना। नील क्रांति के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन कार्य योजना 2020 तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम योजना देश के उपलब्ध विभिन्न मत्स्य पालन संसाधनों जैसे नदियों, तालाब, टैंक, आर्द्र भूमि, झील, नहर और जलाशय आदि को समाहित करती है।